तो बोस थ्योरी में पिछले क्लास में हम लोग 3 पोस्टुलेट लिखे थे। तो आज हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? बोस एटॉमिक थ्योरी से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, उसके क्या ड्रॉबैक थे और बोस ने क्या कहा उसके बारे में। एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला बात बोस ने कहा था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स होते हैं। ऑर्बिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं और इनको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। इनको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और ये ऑर्बिट कोई रैंडम सा ऑर्बिट नहीं है, कुछ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स है जिनमें जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ना ही वो कोई एनर्जी लॉस करता है ना ही कोई एनर्जी गेन करता है। ये पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं एंड दीज ऑर्बिट्स आर नॉट रैंडम, दे आर सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन व्हिच देयर एनर्जी इज फिक्स्ड। और उन ऑर्बिट्स को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। दूसरा था कि ये जो ऑर्बिट्स है इनका खास बात ये है कि इसमें घूमते वक्त इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का mvr, वो किसके बराबर होगा? nh/2 पाई के बराबर होगा, जहां पे h क्या है? प्लैंक्स का कांस्टेंट है। nh/2 पाई के बराबर होगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इस तरह से ऑर्बिट में घूम रहा है। यहां पर कहीं छोटा सा न्यूक्लियस होगा जिस पर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर ये r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है v स्पीड से इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का मतलब इस इलेक्ट्रॉन का मास इनटू स्पीड इनटू r, इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम mvr, जो कि किसके बराबर होगा? nh/2 पाई। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं इस वाले इक्वेशन को? बोस सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसे कहा जाता है बोस सेकंड पोस्टुलेट। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल होना। जहां भी आपको कोई चीज क्वांटाइज्ड मिले इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब वो किसी फिक्स टर्म का इंटीग्रल मल्टीपल है, उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में, जहां पे n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन। और इस n को हम लोग क्या नाम दिए थे? ये बेसिकली ऑर्बिट नंबर है। ये बेसिकली क्या है? ऑर्बिट नंबर। पहले ऑर्बिट में है तो n1 होगा, दूसरे ऑर्बिट में है तो n2 होगा, तीसरे में है तो n3 होगा। और इसका दूसरा नाम क्या दिया गया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और फिर हमने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाएगा तो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, या तो मतलब एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन के फॉर्म में। और ऐसा कब होगा? जब हायर से लोअर में आएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो एनर्जी ज्यादा था अब कम हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा। और अगर उल्टा आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्सॉर्ब करने पर ही ये यहां से ये बोल के पोस्टुलेट। अब लोग इन पोस्टुलेट्स को मानते हुए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड ऑर्बिट, सॉरी अराउंड न्यूक्लियस। और ऐसा घूमते वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? nh/2 पाई के बराबर। ये पहला इक्वेशन। h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब एक फोर्स लगे सेंटर की तरफ, जब एक सेंटर की तरफ फोर्स लगे। और ये देखिए सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है यहाँ पर। कौन सा फोर्स? कूलम्ब्स फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स? कूलम्ब्स फोर्स। दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है K Q1 Q2 मतलब ZE² बाय R²। और एक खूब फेमस सवाल पूछा जाता है कि अगर कूलम्ब्स अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं चला जाता है? बताओ। ये इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं चला जाता? बहुत सारा थ्योरी क्वांटम फिजिक्स कुछ भी नहीं। बोलो क्यों नहीं चला जाता इधर? अरे बोलेंगे कि क्यों जाएगा सर, फोर्स जिधर लगता है उधर ही बॉडी जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है। फोर्स बॉडी के मोशन को थोड़ी डिसाइड करता है। बॉडी के मोशन को कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी इधर है सर, तो इधर क्यों जाएगा? वेलोसिटी तो इधर दी है ना, इसका वेलोसिटी इधर है तो इधर जाएगा। फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यही था ना कि अगर कोई बॉडी है चल रहा है, जिधर चल रहा है उधर ही फोर्स लगा दो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जाएगा तो उधर ही। कोई बॉडी इधर चल रहा है, फोर्स अपोजिट में लगा दिए, अब उधर ही जाएगा। ऐसा तो नहीं जिधर फोर्स लगा दी उधर चल जाएगा, इधर उसका वेलोसिटी उधर ही जाएगा, उसका वेलोसिटी घटेगा। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिए तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। भाई यहाँ हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है ना। तो उधर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कोई भी पार्टिकल उधर जाता है जिधर उसका वेलोसिटी हो। तो ये एक खूब डाउट बचपन में मन में होता होगा आप लोग को, और आज भी था आज तक, है ना, लेकिन क्लियर कभी हुआ नहीं, तो अभी क्लियर हो गया होगा। ये जो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के बीच, K Q1 Q2 बाय R², K का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है एयर के लिए, और यहाँ एयर ही है। इसको कहीं कहीं बुक में क्या लिखा रहेगा? 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जैसे को परमिटिविटी ऑफ एयर भी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये जो फोर्स है, जो कूलम्ब्स फोर्स है K Q1 Q2 बाय R², मतलब K Q1 की जगह ZE है, Q2 की जगह E है, बाय डिस्टेंस R²। ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो एक फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ नोमेनक्लेचर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? नोमेनक्लेचर है। जितना फोर्स हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं उसमें से वह फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between positive nucleus and negative electron acts as centripetal force, acts as ये centripetal force कैसा काम करता है? और आप क्या लिख सकते हो? आप देखिए लिख सकते हैं यहां से कि क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम कर रहा है तो किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? m उसका मास इंटू उसका स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ सर्कल, mv² बाय। यहां से देखिए एक आर कट जाएगा तो ये बनेगा kZe²। एक आर यहाँ का बचा रह गया, उधर भेज दीजिए, इज इक्वल्स टू mv²r। ये दूसरा इक्वेशन, तो इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अगर आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? kZe², और यहाँ पे है NH/2π। मैं इसको लेफ्ट समझ रहा हूँ अभी, NH/2π है ना। इधर में क्या है? mv²r, और इधर क्या है?
mvr। तो m से m गया, v से v गया, एक r से r गया, तो सिर्फ क्या बचा v। इधर सिर्फ क्या बचा v। k का वैल्यू हम लोग को पता है, z तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा, पिछले क्लास में बताया था। हाइड्रोजन के लिए 1, He+ के लिए 2, लिथियम प्लस के लिए 3, ये 3 था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 3+ के लिए 4। k z, k पता है, z नहीं पता है, e² नोन है, n छोड़ दीजिए ऑर्बिट नंबर के लिए, h भी नोन है और 2 पाई बचला गया। सब क्या है, सब कांस्टेंट, उसका वैल्यू रखिएगा तो आता है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अभी डेटा याद रखना है आपको, into z by n। So this is the velocity of electron in any orbit। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ये वेलोसिटी होता है, किसी भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है। और देखिए ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नोन है, तो इस वेलोसिटी के इक्वेशन को किसी इसमें या इसमें किसी एक में रख दीजिए तो r की वैल्यू आ जाएगी। हेंस r इज इक्वल्स टू, जब आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.539 एंगस्ट्रॉम। और देखिए पुट कर रहे हैं हम, मान लीजिए यहां पुट कर रहे हैं v का वैल्यू, ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो v के साथ z by n भी आएगा, ये n इधर जाएगा तो n² यहां मिलेगा बाय z, तो n² by z। तो रेडियस कितना आता है 0.539 एंगस्ट्रॉम इनटू n² by z। और ये जो रेडियस है देखिए n² पे डिपेंड करता है, रेडियस वेलोसिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सब भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, r किस पे डिपेंड करता है। तो इसमें डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोर्स सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताइए या वेलोसिटी बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन का, निकाल देंगे। हाइड्रोजन एटम है तो z कितना ले लेंगे 1, सेकंड ऑर्बिट है तो n कितना ले लेंगे 2, रख के निकाल नहीं लेंगे पक्का। पहले इतना लिखो, अच्छा यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये 529 होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे बात करते हैं टाइम पीरियड का। अगर आपसे कोई टाइम पीरियड पूछ दे, टाइम पीरियड मतलब एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, एक बार घूमा तो कितना डिस्टेंस, और स्पीड v, तो टाइम पीरियड r by v पे डिपेंड करेगा। r अभी देखिए हम लोग लिखे थे कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n² by z, और v कितना लिखे थे 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इनटू z by n। तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, n³ by z²। तो ये भी एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, टाइम पीरियड इसके प्रोपोर्शनल। कभी फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, कभी आपसे क्या पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 1 बाय टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होता है, z² by n³। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और v² ये है वेलोसिटी का स्क्वायर 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और वेलोसिटी z by n था, स्क्वायर करेंगे तो z² by n। सब सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z² by n²। कितना आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z² by n²। ये हो जाएगा काइनेटिक। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी,
दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल जो होता है k q1 q2 by r कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k तो आपको बताया 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। q1 मतलब पहले वाले का चार्ज, तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस z ही था, इनटू दूसरे वाले का चार्ज माइनस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए चार्ज लिखना है माइनस ही। और r रेडियस कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू z स्क्वायर बाय n सॉरी उल्टा लिखिए n स्क्वायर बाय z। ठीक है, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और देखिए ये z ऊपर चल जाएगा तो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी कर रहा है। और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालोगे तो इससे दुगुना आता है, मतलब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करके दिखा नहीं रहे हैं, आपको याद रखना, भरोसा करना पड़ेगा उतना मेरे ऊपर कि यही होता है। बाकी नहीं भरोसा हो भाई तो मेरा क्या, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आज तो आपके पास कैलकुलेटर है नहीं। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और ये कैलकुलेट करिएगा सब पुट पाट करके, तो देखिए ये तो ऐसा ही में लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लिखना होगा, तब कैलकुलेट करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 से डिवाइड भी करना होगा, या एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिखना ही मत, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगा। देखिए अगर टोटल एनर्जी पूछा जाए या मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर पूछा जाए आपसे या मैकेनिकल एनर्जी, तो कितना लिखेंगे, दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करिएगा तो ये देखिए 13.6 है, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा नेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर बाय। ठीक, ये टोटल एनर्जी होगा, और ये टोटल एनर्जी निगेटिव में है, ये टोटल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है उस न्यूक्लियस के साथ, अगर पॉजिटिव में होता तो बाउंडेड नहीं रहता, नेगेटिव एनर्जी शो करता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है सर्कुलर मोशन में, इसलिए वो घूम रहा है। और अगर उसके सर्कुलर मोशन से आपको उसको दूर ले जाना है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं रहना है, तो इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इतना एनर्जी, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? द नेगेटिव एनर्जी represents that the electron is bounded with nucleus, and so to take out the electron, और इलेक्ट्रॉन के निकालने के प्रोसेस को आयोनाइज करना कहते हैं। आयोनाइज द एटम, द एनर्जी सप्लाइड, द एनर्जी शुड बी सप्लाइड, द एनर्जी शुड बी सप्लाइड, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, IE से लिखेंगे, और इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, इस यही वैल्यू खाली पॉजिटिव में, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर बाय, ये किसका फार्मूला हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किसमें है, अगर कभी आपसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ ले, आयोनाइजेशन, तो फिर आपको सिर्फ किस में बताना है, वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बताना है, सिर्फ किस में बताना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। मान लीजिए ये आंसर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहेंगे, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना कहेंगे, 13.6 वोल्ट। ठीक, इसको लिखिए, इसमें देखिए ये जो एनर्जीज हैं इनमें एक रिलेशन और बनता है,
अब देखिए कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है। अगर मैं इस टोटल एनर्जी की फार्मूला में माइनस मल्टीप्लाई करूं तो वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इस पोटेंशियल एनर्जी में भी निगेटिव मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन बनता है तीनों एनर्जीज में, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन बनता है। इसको भी लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ठीक है, अब देखिए ये जो एनर्जीज है इनको हम लोग डायग्राम में बनाए, इसको बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। और ये एनर्जी डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाइड्रोजन के एटम से बहुत सारे स्पेक्ट्रम निकलते हैं, बहुत सारा रेज निकलता है, तो इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और इसको सबसे पहले बाल्मर ने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि बाल्मर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, बाकी सब जो होता है कोई इंफ्रारेड होता है, कोई अल्ट्रावायलेट होता है। तो बाल्मर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और उसको फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया था, और फिर इससे क्वांटम फिजिक्स में बहुत बड़ा लीप मिला, बहुत लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानने लगे, सोचने लगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज होता है, बहुत सारा सीरीज होता है, वैसे 5 याद रखना चाहिए सबको, और ये 5 सीरीज का नाम हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखो ये हाइड्रोजन एटम का पहला एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सीधा लाइन है, ये पहला ऑर्बिट है, मतलब ये लेवल दिखा रहा है एनर्जी का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। अब देखिए मेरा गैप घटते जा रहा है ऐसा, क्योंकि सच में गैप घटते जाता है। ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये पहला ऑर्बिट है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। ये n इज इक्वल्स टू 2 है, इसका नाम क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट। जैसे को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकंड ऑर्बिट, इसका नाम क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 3, थर्ड ऑर्बिट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये n इज इक्वल्स टू 4, ये n इज इक्वल्स टू 5, ये n इज इक्वल्स टू 6। अब सबका एनर्जी भी होगा, हम लोग पढ़ लिए कि टोटल एनर्जी कितना होता है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और हम लोग अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा, 1, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। तो आप एन की वैल्यू पुट करते जाइए तो आपको ये टोटल एनर्जी मिलते जाएगा। तो जरा देखते हैं पुट कर करके, 1 पुट करिए तो एनर्जी जो मिलेगा पहले ऑर्बिट का वो कितना आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पुट करिए तो 2 करेंगे तो 4 बार हो जाएगा नीचे, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 पुट करो, 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, तो 4 5 36 हुआ, 9 5 जा 45, 1 तो माइनस 1.51, ठीक है। फिर 4 पुट करो, 16 से करो तो 16 से एक बार में जाएगा नहीं, तो 0 लगाना पड़ेगा, 136, तो 16 8 88 से, फिर 80 16 85 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह E5 25 पुट करो तो 25 5 125 पॉइंट लगा दिए, 11 तो 110, 25 चौके
5वें का होगा, इस तरह 6ठे का, 7वें का, कोई भी का लिख सकते हैं। जब n = इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वहां का एनर्जी क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियस से बाहर चला गया। ठीक, अब देखिए कोई एटम है और उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, अच्छा ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। ग्राउंड स्टेट में था और ग्राउंड स्टेट में इसको हम एनर्जी दिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लो अभी कि इंफिनिटी पे चला गया। कहां चला गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इंफिनिटी से जंप करके डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, बोलो। इंफिनिटी से जंप किया और जंप करके डायरेक्ट कहां आया, बीच में कहीं नहीं रुका, इंफिनिटी से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट। अगर मान लो एनर्जी दिए होते और एनर्जी दे करके वो इंफिनिटी की जगह 6th ऑर्बिट में जाता और वो फिर जब उसको एनर्जी रिलीज करना होता तो कोई भी चीज 6 में है मतलब हाई एनर्जी लेवल पे है, और 1 में आ जाएगा तो, और आप जानते हैं नेचर का रूल है मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, तो 6th वाले ऑर्बिट में इसका स्टेबिलिटी कम है। तो अगर ये 6 से जंप करे और डायरेक्ट 1 में आ जाए, शर्त यह है कि डायरेक्ट 1 में आना है, या 5th से जंप करे और डायरेक्ट 1 में आए, 4th से जंप करे और डायरेक्ट 1 में आए, 3 से जंप करे और डायरेक्ट 1 में आए, या 2 से जंप करे डायरेक्ट 1 में आए। तो इन सब केस में इनिशियल तो कुछ भी हो सकता है, n लिख देते हैं, इनिशियली तो कहीं भी था, लेकिन फाइनली कहां आया, 1 पे। तो जो भी वेवलेंथ मिलता है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में होता है। किस रेंज में होता है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में। और इसको सबसे पहले लाइमन ने देखा था, इसलिए इसको लाइमन सीरीज कहते हैं। लेकिन ये सबसे पहला सीरीज नहीं ऑब्जर्व हुआ था, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट में तो नेकेड आई से तो नहीं देखा जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट से देखना पड़ेगा। पहला ऑब्टेन सीरीज दूसरा वाला था, बाल्मर सीरीज था, क्योंकि वो विजुअल रेंज में लाई करता है। समझ गए, इसमें क्या कंडीशन है कि फाइनली कहां आना है, 1। इसी तरह अगर इंफिनिटी से डायरेक्टली 2 में आए, या 6 से 2 में आ जाए, या 5 से 2 में आ जाए, या 3 से 2 में आ जाए, या 4 से 2। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इनिशियली तो n हो सकता है, लेकिन फाइनली कहां आना है, 2 में। ये विजिबल रेंज में लाई करता है और इसका नाम है बाल्मर सीरीज या बामर सीरीज। ठीक है, तो ये लाइमन चचा दिए थे और ये बाल्मर चचा दिए थे। अगला वाला पास्टन चचा दिए थे, पास्टन भैया दिए थे। ठीक है भाई, ये दीपक के भैया थे, पास्टन भैया दिए थे। इंफिनिटी से 3 में आ जाए, या 6 से 3 में आ जाए, 5 से, 4 से। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि इनिशियली तो n हो और फाइनली कहाँ आना है, 3 में। इसका नाम क्या होगा, पास्टन सीरीज। और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, इसके बाद सब इंफ्रारेड में ही लाई करता है। तो इस तरह इंफिनिटी से 4 में आ सकता है, 7 से 4 में आ सकता है, 6 से, 5 से। तो इसमें फाइनली कहां से आ रहा है, n, सॉरी इनिशियली तो n से आ रहा है, लेकिन फाइनली 4 पे आ रहा है। तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। इसी तरह अगर 5 में आए तो इसको बोलते हैं पीफन सीरीज। इसके बाद हम्फ्री होता है, ऐसा बहुत सारा होता है, लेकिन कम से कम 2-3 याद होना चाहिए। ठीक, रेडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने इस सब सीरीज के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, उसको हम लोग रेडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। रेडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। तो रेडबर्ग ने कहा कि देखिए भाई, ये तो बेसिकली यहां से यहां आया तो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो यहां का भी एनर्जी तो आपको पता ही है, इस फॉर्मूले से रख दीजिए, और यहां का भी एनर्जी पता ही है, तो निकाल दिए तो एक लाइन में निकल जाएगा। तो जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ के टर्म में उन्होंने बताया 1 बाय वेवलेंथ, इसको न्यू बार से लिखते हैं और वेव नंबर भी कहते हैं। वेवलेंथ का उल्टा क्या कहलाता है, वेव नंबर।
और रेडबर्ग ने कहा कि ये होगा RH इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होगा? वेव नंबर का, या 1/λ। और इस RH को हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना होता है? जनरली हम लोग 1.07 होता है 1. तो 1 लेके चलते हैं तो रफली 10⁻7 मीटर इनवर्स। 10⁻7 मीटर इनवर्स ये। एक बार इसका वैल्यू चेक करना, यही होता ना 1.07 तो होता है, ये 10⁻7 ही होता है ना। 7 होता है कि 8 होता है? 7 होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, वैसे चेक कर लेंगे अभी। हम लोग निकालते हैं कि बाल्मर सीरीज का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना होगा। तो एक खूब पूछा जाता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आप सोचिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी क्या होगा? बहुत कम होगा। बोलो। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी गैप होना चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी का गैप कब होगा? जब जस्ट अबव से जंप करेगा। सो फ्रॉम जस्ट अबव, फ्रॉम जस्ट अबव। समझ रहे मेरी बात? बहुत ज्यादा वेवलेंथ है तो एनर्जी बहुत कम होगा ना, क्योंकि hc/λ होता है एनर्जी। बोलो। वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी का गैप कब होगा? जब जस्ट ऊपर से आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा ऊपर से आएगा तो एनर्जी का गैप तो ज्यादा ही दिखेगा ना, डिफरेंस ज्यादा होगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जैसे अगर पूछा जाए कि फाइंड, सॉरी क्वेश्चन है, फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, find longest and shortest wavelength of Balmer series। तो निकाल लेंगे हम लोग। कहेंगे कि अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कहां से जंप करना पड़ेगा? बोलो। जस्ट अबव से। और हम लोग को कौन सा सीरीज का बात करना है? बाल्मर सीरीज में तो फाइनली 2 पे आता है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जस्ट अबव से जंप करना पड़ेगा, मतलब 3 से। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इनिशियल हो जाएगा 3 और फाइनल हो जाएगा 2, है ना? फॉर्मूला में रख दीजिए। तो 1/वेवलेंथ हो जाएगा RH हो गया 10⁻7 इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। 1/4 माइनस 1/9, तो एलसीएम लेंगे तो 5/36 होगा। कितना होगा? 5/36। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? वेवलेंथ करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, 36/5 इंटू 10⁻7, सॉरी माइनस 10⁻ मीटर। 36/5 कितना होगा? 5 7 35, 7.2। 1 0 और दे दो तो 72, 1 0 और दे दो तो 720 नैनोमीटर। बिल्कुल सही है। इसी रेंज में होता है, आपको पता होगा कि 400 से 750 नैनोमीटर के रेंज में होता है विजिबल रेंज। विजिबल रेंज होता है ना 400 से 750, ऐसा इसी रेंज में होता है नैनोमीटर में। तो देखो 720 है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यही है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 400 के आसपास कुछ होगा, देखिएगा। तो निकालिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप लोग निकाल दीजिए, इसको लिखिए और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए बाल्मर सीरीज का। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप, और मैक्सिमम एनर्जी गैप कब होगा? जब इंफिनिटी से है। तो
तो इनिशियली क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। देखिए आप लोग पहले निकालिए, फिर हम निकालेंगे, इसको लिखिए। और अगर पूछा जाए कि मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ कब होगा बताइए। मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब फाइनल कहां रहेगा, इन्फिनिटी। तो निकालते हैं, चलिए बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, तो क्या लिखेंगे, 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। बाल्मर में आना है तो फाइनली कहां आना पड़ेगा, 2 पर, और इनिशियली क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम रख दीजिए। तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। एनीथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। उल्टा लिख दिए, मतलब यहां उल्टा लिख दिया थोड़ा सा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 बाय फाइनल, फाइनल तो 4 होगा ना, 1 बाय इनिशियल 1 बाय इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, 1 बाय 4, तो लैम्डा मिनिमम करेंगे तो ये उल्टा किए, इधर भी उल्टा, 4 1 बाय 4 का उल्टा 4 10 टू द पावर -7 मीटर, 2 जीरो इसको दे दो तो 400, और ये नैनोमीटर बन जाएगा। इसी में होता भी है विजिबल रेंज 400 से 750 नैनोमीटर के रेंज। यही है बोर की थ्योरी, यही है। और आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी सवाल पूछेंगे इसी बातों से पूछेंगे। लेकिन हम लोग एक लास्ट पॉइंट लिख लें, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का एक दो बहुत फेमस लिमिटेशन है, उसको ध्यान रखना है, और इससे आगे का कहानी शुरू होगा जब आप क्वांटम मॉडल पढ़ते हैं, तो यही शुरू होता है। तो अभी ये एक लिंक बना रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बोर का मॉडल परफेक्ट है, उसमें भी कुछ खामियां हैं। सबसे पहला खामी तो यही है कि ओनली फॉर हाइड्रोनेट लाइक एटम के लिए, और दूसरा है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट, स्टार्क एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कुछ और हाइपर, मतलब बहुत पतले पतले लाइंस निकलते हैं, स्पेक्ट्रल्स, बहुत क्या बोलते हैं उसको, हाइपर स्पेक्ट्रल लाइंस निकलते हैं। और वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट कर जाते हैं। तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन को स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन को जीमैन इफेक्ट कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस का ये डेविएशन क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी बोर्स का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, डेविएशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जीमैन इफेक्ट क्या होता है, डेविएशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एक पॉइंट और है, और वो ये है डी ब्रॉगलीज explanation of Bohr's second postulate of quantization of
एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन बोस के क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने कहा था कि डी ब्रॉगली का जो प्रिंसिपल था वो एक हाइपोथेसिस था, है ना, लेकिन बाद में डेविसन और जर्मन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और देखिए जरा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। आपको याद है डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या थी? डी ब्रॉगली कहते थे कि नेचर में सिमेट्री है और ना ही सिर्फ लाइट डुअल नेचर शो करता है मैटर और वेव वाला, बल्कि हर मैटर भी मैटर नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वेव नेचर शो करता है। और इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। कैसे वेव बनाते हैं? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मतलब जो वेव एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। एक होता है ट्रैवलिंग वेव जो यहां से चला तो आगे बढ़ रहा है, और स्टैंडिंग वेव होता है जो एक कन्फाइंड रीजन में है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। कैसे वेव बनाते हैं? ऐसा, ये वेव। और जब गौर से देखिए, यहां से यहां तक इसका एक वेवलेंथ होगा, इसलिए ये दूसरा वेवलेंथ होगा, ये तीसरा वेवलेंथ होगा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो जो सरकमफ्रेंस होगा वो 9 वेवलेंथ के बराबर होगा, मतलब n इंटू वेवलेंथ के बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉनिक मोशन अराउंड न्यूक्लियस creates standing wave, और ये जो स्टैंडिंग वेव होता है इसके लिए सरकमफेरेंस जो होता है वो n लैम्डा के बराबर होगा। सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई r, और वो n लैम्डा के बराबर होगा। एंड व्हाट इज लैम्डा? wavelength associated with electron, wavelength associated with electron, जो कि कितना हो जाएगा? h by p के बराबर डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के अनुसार, या h by mv के बराबर। p मोमेंटम mv के बराबर होता है। तो ये रख दीजिए, तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू h बाय mv। mv को इधर भेज दीजिए और 2 पाई को इधर भेज दीजिए, तो mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। तो बोर के डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हेल्प से बोर का ये जो पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट, वो भी एक्सप्लेन हो जाता है। सो हेंस de Broglie's hypothesis can explain Bohr's postulate. Hence, de Broglie's hypothesis can explain Bohr's postulate. और इससे ये पता चलता है कि डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था। उनका मानना सही था कि मैटर वेव होते हैं, और खास करके इलेक्ट्रॉन में ये खूब देखने को मिलता है। ठीक, तो यही था एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी। अगली क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब कल की क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जेईई मेंस के कुछ आए हुए सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।